हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 5 पढ़ेंगे और मैं जो भी आपको पॉइंट जो है वो ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया के साथ थे। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रश्न, और फ्रेंड्स कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए हम इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे कि अगर मान लीजिए किसी सीधे साधे व्यक्ति से व्यापार के बारे में पूछा जाए, ठीक है, या उसे व्यापार करने के बारे में कहा जाए, तो उसके लिए तो वो आफत हो जाएगी। आफत यानी अफगानिस्तान, उसके लिए आफत हो जाएगी और वो बिल्कुल हैरान यानी ईरान, वो बिल्कुल हैरान हो जाएगा और बस ये मध्य में यही सोचता रहेगा कि मैं क्या करूं, व्यापार करूं या ना करूं। अब देखिए इसको दोबारा बता रही हूँ कि कोई भी सीधे साधे व्यक्ति से अगर उसको व्यापार करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए तो आफत हो जाएगी। आफत यानी अफगानिस्तान, ईरान यानी वो हैरान हो जाएगा और बस मध्य में यही सोचता रहेगा कि मैं करूं व्यापार या ना करूं। तो बन गए हमारे ये व्यापारिक संबंध किस किस के साथ थे? अफगानिस्तान, ईरान एवं मध्य एशिया। हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पन लिपि भाव चित्रात्मक है तथा ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे कि जब आदमी किसी भी मतलब डर की वजह से या गुस्से की वजह से या किसी भी कारण से हड़बड़ा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बौखला सा जाता है, तो उसके भाव ही बदल जाते हैं। क्या हो जाता है? उसके भाव बदल जाते हैं। उसे ये पता नहीं लगता कि मैं दाईं ओर जाऊं कि बाईं ओर। ठीक है, कि अगर आदमी बड़ा ज़्यादा हड़बड़ा जाए किसी भी कारण से तो उसके भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं, मतलब हाव भाव उसके चेंज हो जाते हैं और उसे ये पता नहीं चलता कि मैं दाईं ओर जाऊं कि बाईं ओर। उम्मीद करती हूँ आपको ये याद हो गया होगा। हमारा अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे कि सीधा साधा व्यक्ति क्या करता है, मतलब काम धाम नहीं करेगा, ऐसे बैठा रहेगा एक जगह पे, या तो बड़बड़ करेगा या कुछ भी, मतलब ऐसे ही ना, तो लोग क्या बोलेंगे सारा दिन सांड की तरह ही पड़ा रहता है ये। ठीक है, कई बार इतना सीधा होता है आदमी कि कुछ भी काम धाम नहीं करता और बातों में जैसे बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा, तो लोग क्या, बड़ यानी कुबड़, तो लोग क्या बोलेंगे, देखो काम धाम कुछ नहीं करता और सांड की तरह ही ये बैठा रहता है या फिर यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो बन गया हमारा कि सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। हमारा अगला जो है पॉइंट मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या मिले हैं वहां पे? सूती कपड़े, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, जहाज के निशान वाली मुहर, कांसे का पैमाना और पशुपति शिव की प्रतिमा। अब देखिए इतना कुछ मिला है तो कैसे याद रखेंगे? अब जोदड़ो यानी जोड़ो, ठीक है, किसी चीज को जोड़ना। अब सूती कपड़ा यानी कपड़ा कोई भी है तो उसे सिलते हैं तो क्या करते हैं, उसे जोड़ते ही है ना। तो जोड़ना यानी कपड़े का जब भी जिक्र आएगा तो हमें जोड़ना यानी मोहनजोदड़ो को याद रखना है। ठीक है, तो सूती कपड़ा कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, जब भी कोई भी किसी मतलब देश पर आक्रमण करता है, जैसे कि आजकल आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है या उनके बीच में युद्ध चला है, तो कई बिल्डिंगें जो है उन्होंने तोड़ फोड़ दी हैं, मतलब इतने आक्रमण के जरिए। तो अब जो बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, क्या उन्हें जोड़ा जा सकता है? नहीं। तो आक्रमण से भी क्या होता है, चीजें टूट जाती हैं, जुड़ती नहीं, यानी जोड़ो। ठीक है, तो बस आपने यह याद रखना कि जब भी आक्रमण किया जाता है तो चीजें टूट जाती हैं, उन्हें जोड़ नहीं सकते। तो बन गया मोहन जोदड़ो। अगला है जहाज के निशान वाली मुहर। ठीक है, क्या मिली है? जहाज के निशान वाली मुहर जो है मोहन जोदड़ो में मिली है। कांसे का पैमाना, तो ये मैं आपको पहले ट्रिक से बता चुकी हूँ कि अगर कांसे की चीज कोई नीचे गिर जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ती, यानी जोड़ो। और पशुपति शिव की प्रतिमा, अगर प्रतिमा भी हाथ से छूट के नीचे गिर जाए तो वो नहीं जुड़ती। बस आपने जोड़ो शब्द को याद रखना है और ये चीजें याद रखनी है कि अगर ये एक बार टूट जाए तो ये नहीं जुड़ती हैं। और कपड़े भी हम सिलते हैं यानी उन्हें जोड़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य, क्या क्या मिले हैं? R37 कब्रिस्तान, जो कि 3 कक्षों का कब्रिस्तान है, और माता देवी की प्रतिमा। अब देखिए कि मान लीजिए कि आपको गलती से, मतलब आप जा रहे हैं रास्ते में और बीच में कब्रिस्तान आ जाता है कोई। ठीक है, कब्रिस्तान आपको पता ही है जहाँ पे कि मरे हुए व्यक्ति को या मुर्दों को दफनाया जाता है। आप रास्ते से जा रहे हैं और मान लो कि कब्रिस्तान आ गया तो आप क्या होंगे? हड़बड़ा जाएंगे, डर जाएंगे और किसको याद करेंगे? देवी माँ को, कि हे देवी माँ मुझे इस रास्ते से बचा ले। यही करेंगे ना, तब प्रार्थना, डर के मारे हड़बड़ा जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे तो अब माता बचा ले। तो बन गया हमारा कि R37 कब्रिस्तान, जो कि 3 कक्षों का कब्रिस्तान है, वो हड़प्पा से मिला है और माता देवी की प्रतिमा भी जो है वहीं से प्राप्त हुई है। हमारा अगला है चहुदड़ो,
अब चहुदड़ो यानी सिंध जो कि पाकिस्तान में है, से क्या प्राप्त हुआ देखिए, मनके बनाने का कारखाना। मनके तो आपको पता है मोती। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि हमारा मन इतना चंचल होता है कि क्या करता है, वो चहु दिशाओं में दौड़ता रहता है कि अभी यहाँ पर है, अभी कहीं और पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा मन इतना चंचल है कि वो हर जगह दौड़ता रहता है, यानी चहु दिशाओं में दौड़ता रहता है। तो जब भी मन की बात आएगी या मनके की, तो आपको चहुदड़ो याद रखना है। अगला है कालीबंगा, लकड़ी की नाली। क्या प्राप्त हुई है कालीबंगा से? लकड़ी की नाली। बस आपने याद रखना है कि कोई कोई लकड़ी कैसे रंग की होती है, काले रंग की, तो काली से यानी काली। अगला है लोथल व कालीबंगा, वहां से क्या प्राप्त हुआ है? अग्नि वेदियां। अब देखिए, जब अग्नि जलाई जाती है, सबसे पहली बात कि अग्नि हम कहाँ पे जलाएंगे? ऊपर तो किसी चीज पे जलाएंगे नहीं, तो उसे थल पे ही जलाया जाता है। जब भी अग्नि मतलब कोई भी आप ये करते हो, कोई भी हवन या यज्ञ करते हो, तो वो थल पे ही यानी धरती पर ही यज्ञ वगैरह किया जाता है। ठीक है, तो अब जब वो अग्नि बुझ जाती है तो उसकी राख कैसी होती है? काली होती है। तो बस आपने याद रखना है कि अग्नि को थल पे जलाया जाता है और बुझने के बाद जो है वो काली काली सी राख जो है वो रह जाती है। तो कहाँ से प्राप्त हुई है अग्निवेदियां? लोथल व कालीबंगा। हमारा अगला पॉइंट है, रंगपुर से हमें प्राप्त हुए गेहूं की खेती। क्या प्राप्त हुई उनको? गेहूं की खेती। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है बनावली, बनावली से जौ की खेती। ठीक है, अब कई बार घर में जैसे पूछती हैं, मतलब जो औरतें होती हैं पूछती हैं कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तो आप क्या जवाब देते हो? जो है वही बना लो। ठीक है, यानी जौ की जो भी है, यानी जौ जो भी है वो बना लो। तो जौ की खेती कहाँ से प्राप्त हुई? बनावली से। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता लगभग 1000 साल तक रही। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता लगभग 1000 साल तक रही। हमारा अगला पॉइंट है, इस सभ्यता में बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता है। इस सभ्यता यानी हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, तो बैल को पशुपतिनाथ। अब पशुपतिनाथ कौन थे? भगवान शिव। तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव का जो वाहन है वो कौन है? बैल है, नंदी बैल। तो बस आपको यहीं से याद रखना है कि सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ का जो वाहन था वो था बैल। हमारा अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता है। कौन सा पक्षी? फाख्ता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। मतलब संभवतः बोला गया कि मतलब स्वास्तिक चिन्ह भी हो सकता है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला पॉइंट है हमारा, इस सभ्यता में मृतकों के संस्कारों की 3 विधियां प्रचलित थी। कितनी विधियां थी? 3। एक पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ठीक है, तो अब ये आपने 3 विधियां जो है वो याद रखनी है। हमारा अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या फिर आद्य शिव मोहर में बाघ, हाथी, गैंडा, भैंस, हिरण आदि जानवरों का अंकन हुआ है। फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जानवर है जिसका अंकन नहीं हुआ है। तो आपने ये सारे याद रखने हैं कि बाघ, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण, ये जो थे मतलब जानवर, इनका अंकन जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में हुआ है। हमारा अगला पॉइंट है, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए टेराकोटा नामक पदार्थ का प्रयोग किया जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है, दैमाबाद गोदावरी नदी पर स्थित है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, और ये पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थान किस नदी पर स्थित है। बड़ी बार ऐसे प्रश्न जो है वो आए हैं। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति दाव लगाता है, आपको पता है कि दाव क्या होता है? एक तरह से जुआ होता है, कि दाव लगाने के लिए भी दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दाव लगाने के लिए दम। दाव से गोदावरी और दैमाबाद से दम, कि दाव लगाने के लिए भी दम होना चाहिए। तो बन गया कि दैमाबाद गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला है, बलूचिस्तान दाशक नदी पर स्थित है। इसे कैसे याद रखेंगे? ब्लू यानी बल। जो पहले के टाइम पे जो बलशाली लोग होते थे, वो सीधे साधे लोगों को क्या बनाते थे? अपना दास। क्या बना के रखते थे? दास। कि बलशाली लोग जो है वो सीधे साधे या कमजोर वर्ग को अपना दास बनाकर रखते थे। बल से बलूचिस्तान और दाशक से दास। ठीक है, हमारा अगला ये है पॉइंट, आलमगीरपुर हिंडन नदी पर स्थित है। अब देखिए कि इसको कैसे याद रखेंगे, कि कई बार हमने कोई छोटी सी चीज़ पकड़ी और हमारे हाथ से वो गिर जाए। गिर यानी आलमगीरपुर, कि वो कहीं गिर जाए तो हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं उसको ढूंढने में, पर वो चीज़ कई बार हमें नहीं मिलती, तो हम बोलते हैं कि ऐसी छुप गई है। छुपने को क्या बोलते हैं? हिडन। तो बोलते हैं ऐसी छुप गई है कि हमें मिल नहीं रही, यानी वो हिडन हो गई है, हमें दिखाई नहीं दे रही। हम चाहे जितना मर्जी उसको पूरी तरह से ढूंढ लें। तो बन गई हमारी ट्रिक कि कोई चीज़ अगर छोटी सी हमारे हाथ से गिर जाए,
हम पूरी कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, पर वैसी हिडन यानी ऐसी छुप जाती है कि हमें नहीं मिलती। तो बन गया आलमगीरपुर हिडन नदी पर स्थित है, हिंडन नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम कुछ MCQs करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में बैल को किसका वाहन माना जाता है? इंद्र का, देवी माता का, पशुपतिनाथ का या फिर विष्णु जी का? तो देखिए मैंने बताया कि बैल किसका वाहन है? भगवान शिव का। और भगवान शिव कौन थे? पशुपतिनाथ। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ यानी कि आद्य शिव की मुहर में किस जानवर का चित्र अंकित नहीं है? अब पूछा है अंकित नहीं है, बाघ, हाथी, हिरण या फिर शेर? तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं बाघ, हाथी, हिरण ये तीनों का ही चित्र जो है वो अंकित है, शेर का जो चित्र उसमें नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, दैमाबाद किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, गंगा या फिर सतलुज? तो क्या बताया था मैंने कि दाव लगाने के लिए भी दम होना चाहिए। दाव यानी गोदावरी और दैमाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पवित्र पक्षी माना जाता है? मोर, फाख्ता, चिड़िया, तोता? तो क्या था इसका पवित्र पक्षी? फाख्ता। हमारा अगला प्रश्न है, मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? लोथल, कालीबंगा, बनावली या फिर चहूदड़ो? तो बस मनके से आपने मन को याद रखना है कि मन तो हमारा चारों दिशाओं में दौड़ता रहता है, तो चारों दिशाएं यानी चहूदड़ो। तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा, तांबा, सोना या फिर चांदी? तो इसका ए ऑप्शन सही है, टेराकोटा। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध नहीं थे, किससे नहीं थे? तो देखिए देखते हैं, ईरान, मध्य एशिया, अफगानिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये तीनों ही थे जिनके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। तो मैंने आपको बताया है कि सीधे साधे व्यक्ति से अगर व्यापार के बारे में पूछा जाए तो उसके लिए आफत हो जाती है, वो हैरान हो जाता है और मध्य में यही सोचता रहता है कि मैं व्यापार करूं या ना करूं। तो हमारी तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हुआ डी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशेष पूजनीय था? गाय, हिरण, कुबड़ वाला सांड या फिर बाघ? तो मैंने क्या बताया कि सीधा साधा जो बिल्कुल इतना सीधा आदमी होता है कि वो मतलब बड़बड़ करता रहता है और काम धाम कुछ नहीं करता, तो लोग क्या बोलते हैं कि हर वक्त बस बड़बड़ करता है और सांड की तरह फिरा रहता है या फिर सांड की तरह ही बैठा रहता है। बन गया हमारा कुबड़ वाला सांड। अगला हमारा प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, सतलुज, हिंडन या फिर मांडवी? तो देखिए कि अगर कोई छोटी सी चीज़ हमसे गिर जाए तो हम पूरी कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, और वो ऐसी हिडन होती है यानी छुप जाती है कि हमें मिलती ही नहीं। हिडन यानी हिंडन। तो हमारा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में संस्कारों की कितनी विधियां प्रचलित थी? 2, 3, 4, 5? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी यानी 3। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।